हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम, राइट। सो क्या है ये क्वेश्चन? फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स है। क्राउडेड है ना, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेस क्राउडेड है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या पूछा है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ए इज 40 न्यूटन कुलुम, न्यूटन पर कुलुम, तो व्हाट इज द फोर्स एक्ट ऑन ए प्रोटॉन एट ए, राइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट बी? तो फील्ड एट बी हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, इसकी आधी है ना। तो फील्ड एट बी विल बी 20 न्यूटन कुलम्स। ये डायरेक्ट आंसर मिल गया। और फिर ए वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं कि भाई प्रोटॉन पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई, राइट। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वहां पर? 40 न्यूटन कुलम। तो ये आएगा 60 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन्स, या तो 6 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन्स, राइट। और फोर्स पूछा है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देना ही है। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, राइट। तो उसको फोर्स कौन सी डायरेक्शन में फील होगा? फील्ड देखो एरोस दिखाए हुए है ना, तो एरोस का मतलब है पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। तो प्रोटॉन को लेफ्ट साइड में या तो टूवर्ड्स बी, सो इतना न्यूटन्स टूवर्ड्स बी, ये डायरेक्शन भी दे दी हमने। तो ये आंसर आ गया 6। अच्छा, ये 16 फोर सा 64 होता है। तो 6.4 64 6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन्स पर कुलूम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट पे बेस था कि भाई फील्ड लाइंस को देख के ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा फील्ड है, कहाँ पर कम फील्ड है। स्पेस ज़्यादा है, कम फील्ड है, स्पेस कम है यानी ज़्यादा फील्ड है। और फिर एडिशनल डेटा क्वेश्चन में दिया ही रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, बट मेरे पास है डायग्राम, तो वो कुछ ऐसा होगा कि स्क्वायर है, -q दिया हुआ है, यहाँ पर +2q दिया हुआ है, यहाँ पर +q है और यहाँ पर -2q है। लेबलिंग कर देते हैं इसकी A, B, C और D। सो ये फिगर है। अब इस फिगर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स नहीं पूछा है, फील्ड पूछा है। तो एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर Q की वैल्यू दी हुई है और ये इसकी विड्थ दी हुई है कि जो स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से शुरू करते हैं हम, डायरेक्शन दिखा देते हैं। फिर डायरेक्शन तो हम फिगर में दिखा देंगे, तो फिर सिर्फ हमें स्केलर पार्ट यानी कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना रहेगा। सो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? टूवर्ड्स या अवे? सो अवे, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक है, 2q की वजह से अवे होगी, तो यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। +2q है ना, तो अवे की तरफ जाएगी। फिर ये -q की वजह से इसकी तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और ये भी नेगेटिव है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। अब ये दोनों ही अपोजिट है, तो एक एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट कैसे करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमको मिलेगी EA माइनस EC, है ना। EC छोटा होगा क्योंकि +q चार्ज है, EC बड़ा होगा क्योंकि +2 चार्ज है, तो इस तरफ आएगी।
इस तरफ आएगी ई सी माइनस ई ए छोटा चार्ज है ना, तो ये वाली फील्ड छोटी हुई। सेम वे यहाँ पर भी ई डी बड़ा बड़ा चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में आएगी ई डी माइनस ई बी। तो चलो अब ई सी माइनस ई ए कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ई डी माइनस ई बी कैलकुलेट करेंगे। तो ई सी फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायगोनल का हाफ, तो डायगोनल होता है √2a, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल ढूंढ लोगे तो ये ए, तो हाइपोटेनियस कितना मिलेगा √2a, और हाइपोटेनियस का भी आधा लेना है, तो a बाय √2। सो a बाय, ढंग से लिखना है ए और क्यू में डिफरेंस दिखना चाहिए। तो ये आ गया ई सी की वजह से, है ना, सी की वजह से। तो सी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है a बाय √2। डिस्टेंस सबके लिए सेम रहने वाला है क्योंकि सेंटर जो है वो सिमेट्रिक लोकेशन पर है। फिर आगे a की वजह से k, और a पर चार्ज है q, और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी a बाय √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो क्या मिलेगा, ई सी माइनस ई ए विल बी इक्वल टू के कॉमन, राइट, क्यू कॉमन, के कॉमन, क्यू कॉमन, ए बाय √2 का होल स्क्वायर कॉमन यानी ए स्क्वायर बाय 2। बाकी क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2k³ बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब ढूंढते हैं ई डी माइनस ई बी, ई डी माइनस ई बी। ये ऐसी लाइन ड्रॉ करो ताकि पता चलेगा एक नया पार्ट कैलकुलेशन का कर रहे हैं। ई डी की वजह से कितनी आएगी, डायरेक्शंस ऑलरेडी बताए हुए हमने, तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस बी की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सेम ही है। है ना, ऊपर वाले जैसा ही मिलेगा हमको, के क्यू 2k³ बाय ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 - 1, तो 2k³ बाय ए स्क्वायर ये मिला। ठीक है, अब नेट फिर से चाहो तो डायग्राम या ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर लो कि भाई इस डायरेक्शन में हमको मिल रही है ई सी ए, और इस डायरेक्शन में मिल रही है इस डायरेक्शन में है ई सी ए, और इस डायरेक्शन में है ई डी बी। सो ई डी बी, है ना। अब दोनों ही सेम टू सेम है, वैल्यू सेम टू सेम है, बीच का एंगल कितना होगा, अब क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर के डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो ये एंगल फॉर श्योर 90 डिग्री ही रहेगा। सो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो हमारा काम और आसान हो गया। कैलकुलेट करते हैं नेट, ई नेट मिलेगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ ई सी ए का स्क्वायर प्लस ई डी बी का स्क्वायर। ई सी ए की वैल्यू कितनी थी, ये रहा, सो 2k³ बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी बी की वैल्यू भी यही है 2k³ बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है और दोनों कॉमन ही है, तो ये पूरा बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 + 1 √2। ठीक है, सो 2 √2
के क्यू बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, थोड़ा स्पेशियस लिखते हैं क्योंकि जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जगह ज़्यादा चाहिए। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू दी हुई है 10⁻−8, √2 की वैल्यू चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फिर रूट के फॉर्म में आंसर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। आंसर मैं रूट के फॉर्म में ही रख देता हूँ, और ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 9 2 ज़ा 18, 5 का स्क्वायर 25, और पावर्स में 9 -8 और ये हो जाएगा -4, ऊपर जाएगा तो +4। 18/25 कितना होगा, डिवाइड करके देख लो। डेसिमल पॉइंट 0, 7 ज़ा 175, 5 बचेगा 0.72, सो 0.72 √2 इंटू 9 -8 1 10⁵ न्यूटन्स। और डायरेक्शन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू एडी है ना, यहाँ पर आने वाला है, तो परपेंडिकुलर टू एडी ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे, तो परपेंडिकुलर टू एडी। सिंबल ना ड्रॉ करना हो तो पूरा वर्ड्स लिखो, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन्स परपेंडिकुलर टू एडी। सो ये फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, ये फॉर्मेट में भी हो सकता है, राइट। इसमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो सही जवाब है ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्शंस तो डायग्राम में ही दिखा दी, सिर्फ हमने स्केलर पार्ट सॉल्व किया अलग से, और फिर डायरेक्शन को हमने अलग से मेंशन कर दिया। सो डायरेक्ट वेक्टर लेके सॉल्व मत करो, बेटर है मैग्नीट्यूड लेकर सॉल्व करो और फिर बाद में डायरेक्शन को वर्ड्स में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज Q1 6 नैनो कूलम्ब इज ऑन द y एक्सिस एंड चार्ज Q2 इज ऑन द y एक्सिस। तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, ये ओरिजिन O, Q1 है 3 पे और Q2 है -3 पे, Q2 और Q1 Q2 की वैल्यूज +6 और -6। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट x = 4। सो 4th पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, इस पे फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो Q1 क्योंकि पॉजिटिव है, Q2 क्योंकि नैनो कूलम्ब्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो इस पॉजिटिव की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सो फोर्स ड्यू टू Q1। और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो नेगेटिव की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ड्यू टू Q2, है ना। अब दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, एंगल चाहिए होगा क्योंकि वो हम वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे ना, FQ1 स्क्वायर प्लस FQ2 स्क्वायर प्लस 2 FQ1 FQ2 कॉस थीटा। सो ये हमको थीटा ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढोगे थीटा, देखो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, सो ये एंगल भी सेम रहने वाला है थीटा, ये एंगल भी सेम होगा थीटा। सो वो वाला एंगल कैसे मिलेगा,
अब एंगल तो हमको मिलने से रहा क्योंकि एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है। सो लेट्स से इसको अगर मैं अल्फा दे देता हूं तो मैं कॉस अल्फा जरूर ढूंढ सकता हूं। ये वाला हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। सो कॉस अल्फा ढूंढना पड़ेगा मुझको, और दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कॉस थीटा ढूंढने के लिए या ये कॉस अल्फा ढूंढने के लिए कैसे ढूंढ सकता हूं मैं? ये वाली लेंथ मुझको मिल जाएगी क्योंकि ये लेंथ 4 है। एडिशनल फिगर हम अगर ड्रॉ करें कॉस थीटा ढूंढने के लिए, ठीक है, तो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये वाली लेंथ आ जाएगी 5, करेक्ट। और फिर बाद में सो ये वाला जो एंगल होगा उसका हमें, सपोज इसको मैं ले लेता हूँ बीटा, और ये ऐसे मुझे ढूंढना है। तो ऐसे तो ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करके फाइंड करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इसको। ये जो फोर्सेस है ना, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एफ नेट, और एग्जैक्ट बीच में ही मिलने वाला है, तो ये वाला है मेरा एंगल थीटा, ये वाला मेरा एंगल थीटा। थीटा नहीं, अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, थीटा तो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो ये अल्फा, ये भी अल्फा। अब मैं ढूंढ सकता हूँ, अब इजी है। कैसे? ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको बनाओ, तो ये ऐसे बनेगा ट्रायंगल 90 डिग्री। ये रहा हमारा अल्फा, राइट। ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये लेंथ आ जाएगी 5, और वेक्टर को यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाली लेंथ सेम इसके जैसी 4 है ना, और ये वाली लेंथ 3। सो कॉस अल्फा मुझे मिल जाएगा, कॉस अल्फा विल बी 3/5। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलो लेट्स सॉल्व। और FQ1 FQ2 दोनों की वैल्यू सेम होंगी क्योंकि चार्जेस सेम दिए हुए हैं, है ना। सो और रिजॉल्व करने के लिए मैंने कहा, तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसी डायरेक्शन में होगा FQ2 कॉस अल्फा, और इसी डायरेक्शन में होगा FQ1 कॉस अल्फा। तो एफ नेट इन दोनों का एडिशन, और साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेंगे कि भाई FQ2 साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में आएगा FQ1 साइन अल्फा। तो डायग्राम अगर ढंग से ड्रॉ करते हो ना, तो प्रॉब्लम आधा वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। कमेंट बस हम लिख देते हैं कि साइन कंपोनेंट्स cancel each other due to symmetry as shown in figure. So therefore जो F net होगा वो होगा FQ2 cos अल्फा प्लस FQ1 cos अल्फा। वो वेक्टर का भी फॉर्मूला लगा सकते थे अगर हम एंगल ढूंढ पाते, पर यहाँ पर ना एंगल्स दिए हुए नहीं है, एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है, इसलिए फिर रिजोल्यूशन का कंसेप्ट यूज किया। और क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं FQ1 ले लो या Q2 ले लो cos अल्फा, FQ1 की वैल्यू के Q1 डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का कहो या यहां से यहां तक का करो, दोनों डिस्टेंस सेम ही है, मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया हुआ है।
तो ये 3 है, ये 4 है, तो डिस्टेंस आएगा 5 और 5 सेंटीमीटर। तो के Q1 और ये हमारा टेस्ट चार्ज Q0, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर 10⁻⁻² का स्क्वायर। और फिर बाद में कॉस अल्फा की वैल्यू जो हमने रखी हुई है 3/5। देखो समझ लो इसको। सो 2k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻9 नैनो है, Q2 की वैल्यू Q0 की वैल्यू है 2 नैनो कूलम्स, तो 2 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाइड बाय 3/5। और आगे इसको सॉल्व करो, क्या होगा? ये 6 9 सा 54, कट कुछ हो रहा है, कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 6 9 सा 54, 54 इंटू 4, तो 216। 6 9 सा 54, 54 इंटू 216 और ये के 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 216 मल्टीप्लाइड बाय 3, 648/125, 648/125 मल्टीप्लाइड बाय पावर्स का +9 और -9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा -9 और +4, तो -9 और +4 यानी -5। इसका डिवीजन 125 648, राउंड ऑफ करके भी कर सकते हो इसको। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मैंने राउंड ऑफ वाला भी मेथड बताया है कि अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो। सो 5.184 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन्स, राइट। ये आ गया हमारा फोर्स और इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा? नीचे की तरफ, है ना। और क्योंकि यहाँ पे एक्सिस के टर्म्स में दिया हुआ है तो नीचे की तरफ यानी -y यानी -j। सो ऐसा ब्रैकेट में लिख दो -j कैप। सो एक कंप्लीट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्जेस +q and -q are located at 0 0 -2 and 0 0 2 respectively. How much work will be done in moving a test charge from P to Q? तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेना है ना। x y z के अलोंग है +q और -q। सो लेट्स से ये वर्टिकल एक्सिस को z एक्सिस में ले लेता हूं, ठीक है। तो +q ये रहा 0 0 -2 पे, यहां पर है +q और लोकेशन है 0 0 -2 और -q है यहां पर, है ना। -q है यहां पर, लोकेशन है 0 0 2 रिस्पेक्टिवली। और हमको ढूंढना है वर्क डन। हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P to Q। टेस्ट चार्ज की भी वैल्यू दी हुई नहीं है हमको। सो एक्स एक्सिस पे है तो ये हम ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हम ले लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 4th पोजीशन पे है टेस्ट चार्ज 4 0 0 और लेकर जाना है उसको हमको यहाँ पर, राइट। ये वाली क्यू पोजीशन है -5 0 0 पे, ठीक है। तो +q और -q की भी वैल्यू दी हुई नहीं है, Q0 की भी वैल्यू दी हुई नहीं है। Q0 को हमें इधर लेकर जाना है ऐसे। तो क्या करेंगे अब? तो क्या करने में ऐसा है कि इसको थोड़ा विजुलाइज करें तो ये हमको दिख रहा है +q और -q। वैसे पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, +q और -q यानी ये डायपोल बन जाता है। पर क्यू के वैल्यूज दी हुई थी ना, तो हमने यहाँ पर डायपोल वाला जो कंसेप्ट है वो यूज ही नहीं किया। तुम डायपोल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि भाई ये डायपोल है तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो डायपोल की वजह से यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव की तरफ होती है डायपोल मोमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज के साइड में हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में है डायपोल की वजह से, उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। तो ऑल्टरनेटिवली यहां पर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई F इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट इनटू द टेस्ट चार्ज Q नॉट, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम। ये डायपोल मोमेंट मिली मुझे, P डायपोल मोमेंट होता है Q इनटू द डिस्टेंस। फोर्स विल बी, ऐसे नहीं आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स कैसे मिलेगा डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट ली है, तो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में फोर्स कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी ना यहाँ पर हमको। तो E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की वजह से कितनी होगी, परपेंडिकुलर लाइन पे है, तो कितनी आती है 2kp बाय डिस्टेंस का क्यूब इनटू चार्ज। सो ऐसे भी ऑल्टरनेटिवली करोगे ना तो भी आंसर आएगा। तो यहां पर हमको डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होगी, इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होगी, मतलब इस डायरेक्शन में ये P, राइट, डायपोल मूवमेंट। और फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इस टेस्ट चार्ज को हमेशा फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, अभी पीछे जो हमने यूज किया ना वही, वैसे यहाँ पर बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्लियर हो गया है क्या आंसर आएगा। पर फिर भी मैं थोड़ा इसको डेप्थ में बताता हूँ कि डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, राइट, उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो चार्ज है Q नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगी, कितनी होगी, डायपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp बाय डिस्टेंस का क्यूब, कि वो पॉइंट कितनी दूर है, ये होगा हमारा R। समझ में आया, टू नहीं आएगा, जो इक्विटोरियल लाइन पे होती है ना वहां पे टू नहीं आता है, सो यहां पर भी टू नहीं आएगा। अब ये फॉर्मूला यूज करके भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब हमको ढूंढना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे मिलेगा, वर्क डन मिलेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला है, 4 to -5 यानी 9, तो डायरेक्टली 9 लिख देता हूं। हाउ मच वर्क विल बी डन, वर्क डन विल बी F इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, है ना, एकदम बेसिक कंसेप्ट। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में है, एंगल तो 90 डिग्री है, राइट। सो वर्क डन हो जाएगा 0 एज कॉस 90 इज 0, तो सिंपल आंसर इसका 0। तो ऐसे भी डायपोल मूवमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0। क्लियर है ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। टू चार्जेस
+2 microcoulombs are placed 10 to the power -6 centimeter apart. Calculate the electric field at the axial point at a distance of 10 centimeter from the middle point. So ये भी अगेन डायपोल ही दिया हुआ है हमको. So डायपोल ही दिया हुआ है, राइट. नेगेटिव के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है, तो मैंने सीधा एरो ड्रॉ कर दिया. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा -0.2 माइक्रोकूलम्स, यहाँ पर है +0.2 माइक्रोकूलम्स, और डिस्टेंस दिया हुआ है उनके बीच का 10 to the power -6 सेंटीमीटर है, तो मैं डायरेक्टली उसको -8 मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडल पॉइंट. अब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कौन से साइड में? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल, एक्सिस पे ढूंढना है हमको, इक्विटोरियल लाइन पे नहीं है. अलोंग द एक्सिस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडल पॉइंट. तो ये मिडल पॉइंट है, यहाँ से लेट्स से मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी, और क्योंकि एक्सियल लाइन में है तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp बाय डिस्टेंस का क्यूब, राइट. नहीं तो फिर तुमको इस चार्ज की वजह से उस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में होगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नजदीक है. और अगर यहां पर पॉइंट पी लिया रहता, यहां पर पॉइंट पी अगर मैंने लिया रहता 10 सेंटीमीटर दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रहती? नेगेटिव के तरफ, क्योंकि नेगेटिव नजदीक है इस तरफ. तो चाहे पॉइंट पी यहां पर लो या यहां पर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट तुमने कहां पर लिया हुआ है. तो सीधा फॉर्मूला यूज कर दो, 2 × 9 × 10 to the power 9. डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज -6 यानी -12, राइट. चार्ज इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस है -8, तो ये हो गई पूरी की पूरी डायपोल मोमेंट भी. और डिस्टेंस का क्यूब 10 सेंटीमीटर है, यानी -2 और उसका क्यूब. सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, 9 2 18, 18 2 36, यानी 3.6 हो जाएगा. पावर्स को एडजस्ट करें, +9 -12 -8, और ये हो जाएगा पावर में ये 10 उड़ के -1, एडजस्ट होके -1, -1 इंटू 3 -3, और -3 ऊपर हो जाएगा तो +3. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम. तो आंसर ऑलरेडी उधर लिखा ही हुआ है. सिंप्लीफाई करो इसको, 9 10 11 12, -12 से कट हो जाएगा, बचेगा 10 to the power -8 न्यूटन्स पर कूलम. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट. अपोजिट टू डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में. अब अगर मैं ये डायपोल को ऐसा उल्टा ड्रॉ करता, यानी प्लस उधर रखता, -2 उधर रखता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में आती, है ना. तो लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ऐसा ना यूज करके मैंने डायपोल के साथ ही कंपेयर कर दिया कि अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन होगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the electric field 4 × 10 to the power 5 न्यूटन कूलम. तो ड्राइंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि फिगर के बिना करने जाओगे ना बहुत मुश्किल है. तो एक तुमको रिप्रेजेंटेटिव फिगर तो ढंग की ड्रॉ करनी होगी. तो ऐसा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल.
राइट। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये एंगल है 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 60 ही होगा क्योंकि ये सब पैरेलल लाइंस है। 4 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है मुझे 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ, तो डायपोल का टॉर्क दिया हुआ है 8√3 न्यूटन मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डायपोल। सो डायपोल में चार्ज कितना है वो ढूंढकर देना है। सिंपल। तो कैलकुलेट करते हैं टॉर्क। टाउ कैसे मिलता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीई साइन थीटा, है ना। सो डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमको ढूंढना है चार्ज। इसको एक्सपांड करेंगे तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इंटू डिस्टेंस 2a। डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है साइन 60। सो क्यू को अगर हम सब्जेक्ट बना ले तो टॉर्क 8√3 डिनोमिनेटर में जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 4 इंटू 10⁵ और साइन 60 √3/2 यानी 2/√3। √3 कैंसल, 2 कैंसल, 4 दूनी 8। तो Q हो जाएगा 2 इंटू -2 और 5 यानी +3 बचेगा। +3 ऊपर जाएगा तो -3 कूलम्स। डायरेक्शन क्या होगा? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, बट हर वक्त फिजिक्स के 11th-12th के क्वेश्चंस करते वक्त एक सवाल पूछ ही लो कि डायरेक्शन क्या आएगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वैल्यू आंसर भी दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the uniform electric field experiencing a torque of 4√3 newtons. Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge of 8 nanocoulombs. तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। डायपोल मूवमेंट कितनी हो जाएगी? चार्ज, राइट, इनटू डिस्टेंस। डायपोल की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो डायपोल मूवमेंट मिल गया मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा हाँ, इसमें अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हुई है बट टॉर्क दिया हुआ है, तो कुछ ट्विस्ट टाइप है। अब मुझे दिया हुआ है टॉर्क 4√3 न्यूटन, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मुझे क्या ढूंढना है? पीई ढूंढना है। अभी मैंने ये जो वैल्यूज लिखी थी उस हिसाब से डायपोल मोमेंट पी तो मुझे दी हुई है क्योंकि चार्ज पता है और डिस्टेंस पता है, ई नहीं पता है और एंगल पता है थीटा, है ना। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को यूज करके हमको ढूंढना है पीई। तो पहले ये टॉर्क का इक्वेशन यूज करके तुम ई ढूंढ लो और फिर उस ई को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ लो। बट मेरे दिमाग में और एक मेथड आ रही है। क्या कह रहा है वो? कि अगर मैं डायरेक्टली इसका रेशियो ही ले लूं तो मुझे ये ई कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। पी भी कैंसल आउट हो जाएगा। देखो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी -टाउ
कॉट थीटा, और टॉर्क मुझे पता है 4√3, और कॉट 60 की वैल्यू 1060 होता है √3, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, सो -4 जूल्स। डायरेक्शन क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई इसमें स्पेसिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल consist of charge +2 and -2 separated by 0.78 nanometers. It is in an electric field of strength. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है मुझको, राइट, डायपोल का भी पूरा डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द डायपोल व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू एंड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस इलेक्ट्रिक, तीन केस ड्रॉ करना है ना, तो मैं 3 कॉपीज बना देता हूं, ए, बी और सी। सो ए में क्या कह रहे हैं कि पैरेलल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है हमारा पी, है ना। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है, टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, है ना, टॉर्क टाउ इज पीई साइन थीटा। तो यहां पर साइन 0 है, थीटा तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। डायपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 0 है। तो टॉर्क कितना मिलेगा, यहां पर टॉर्क मिलेगा 0, दोनों पैरेलल है यानी टॉर्क मिला मुझे 0। फिर बोला है परपेंडिकुलर, सो डायपोल ऐसे रखा हुआ है, राइट, 90 डिग्री एंगल है, तो अब टॉर्क कितना मिलेगा, डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन 90 होता है 1, तो टॉर्क मिलेगा पीई। कैलकुलेट कर सकते हैं हम पी और ई की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। और तीसरा वाला केस है एंटी पैरेलल, तो इस तरह से है। सो इसमें टॉर्क कैसे मिलेगा, पीई साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा। तो 2 आंसर्स मुझे मिल गए, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पीई, पी की वैल्यू है चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम्स, ई लिखा हुआ है ना, यानी ई की वैल्यू, और डिस्टेंस है 0.78 नैनो मीटर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3.4 इंटू 10⁶। सारी वैल्यू 16 2 सा 3.2 इंटू 0.78 इंटू 3.4 इंटू पावर्स को सिंप्लीफाई करें तो -19 -9 +6 यानी -3, -3 आएगा। ये दोनों को सिंप्लीफाई करके -3 इधर जुड़ जाएगा तो -22। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का रहा, सो लेट्स डू इट। 3.2 इंटू 0.78 इंटू 3.4, सो आया 8.44 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल, ई से पी की तरफ जाओ, बाहर की तरफ, है ना, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, है ना, टॉर्क राइट हैंड रूल। ई से पी की तरफ जाना है, पी से नहीं, पी से पी क्रॉस ई है, पी से ई की तरफ जाना है। वेक्टर इक्वेशन याद होना चाहिए, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, है ना। तो पी से ई की तरफ जाएंगे ना,
राइट हैंड रूल, टी से ई की तरफ, तो अंदर की तरफ मिलेगा, इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। सो ध्यान रहना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। इवन तो आंसर में, इसके आंसर के अंदर है ना, डायरेक्शन का कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन में भी लिखा है सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ढूंढना है, तो हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। बट ये मैंने बता दिया कि भाई, पर ध्यान रखो क्वेश्चन में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पूछा है उतना लिखना है, जो चेक कर रहा है उसके लिए हमें चॉइस नहीं छोड़नी है कि भाई अपने हिसाब से देख लो, मैंने तो सब लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा है उसी का प्रिसाइज आंसर चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर बॉल of density 8.6 gram per cc and 1 centimeter in diameter is immersed in oil of density. What is the charge on the ball if it remains just suspended in the oil in an electric field of intensity acting in the upward direction? बहुत नीट एंड क्लीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। इसकी वैल्यू दी हुई है 3600 न्यूटन पर कूलम बोल दो या वोल्ट पर मीटर, एक एडिशनल यूनिट है। और क्या कहा है, कॉपर बॉल है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉपर का बॉल है, फिर उसकी डेंसिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जो जिस ऑयल में है उसकी भी डेंसिटी दी हुई है। तो पहली बात तो इसका वेट mg नीचे की तरफ फैक्ट करेगा, है ना। और कॉपर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कॉपर बॉल, तो कॉपर बॉल पे चार्ज क्यू हमें ढूंढने के लिए कहा हुआ है, कितना होना चाहिए। अब चार्ज के बारे में चलो हम थोड़ा पहले ये देख लेते हैं कि एक तो अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ फैक्ट होगा, है ना। डेंसिटीज में डिफरेंट है, कॉपर बॉल की डेंसिटी है ज़्यादा, ऑयल की डेंसिटी है कम, तो अपथ्रस्ट तो कम ही रहने वाला है ना। दोनों की डेंसिटीज को देखो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अब ऑयल की डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट कम होगा, यानी mg डोमिनेट करेगा। अब mg को बैलेंस करने के लिए फॉर श्योर चार्ज जो भी होगा उसकी वजह से फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, और फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में रखने के लिए जो चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये चीज समझो, है ना। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता तो हमें चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी नीचे की तरफ मिलता। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ, वेट भी नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट उसको बैलेंस ही नहीं कर पाता, क्यों, डेंसिटीज के डिफरेंस से हमें पता चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ हो, तो ये दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर दे। तो अब हम कैलकुलेट करें तो भाई वेट mg शुड बी बैलेंस्ड बाय QE प्लस अपथ्रस्ट। चाहो तो इधर ही वैल्यूज रखो, चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो। मुझे ढूंढना है Q, तो मैं वैल्यूज रखने से पहले वेरिएबल के फॉर्मेट में देखता हूं क्या अरेंजमेंट हो सकता है, सो दैट मेरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इजी हो जाए। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। किसका वॉल्यूम, ये जो बॉल है ना उसका वॉल्यूम। तो बॉल का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, मास इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो मैंने सी लिख दिया, कॉपर का बॉल लिखा है ना, हाँ तो सी लिख दिया। डेंसिटी होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, मास अपॉन डेंसिटी। और ये डेंसिटी कौन सी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, और जी। सो अब देखो एम एम, है ना। तो इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो मुझे एक ही बार मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि और मास भी मुझे, मास दिया हुआ नहीं है मुझे, तो सिर्फ वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कोई मीनिंग नहीं है।
सो वॉल्यूम, लेट से यही है वॉल्यूम कॉपर के बॉल का, डेंसिटी ऑफ द ऑयल और ग्रेविटी। इधर मास क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना, तो इसको वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर बॉल, राइट, और डेंसिटी ऑफ द कॉपर इंटू जी, क्यू ई प्लस, है ना। और क्योंकि क्यू ढूंढना है तो ये वाला पार्ट में लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूं। सो हो जाएगा वी सी रो सी जी माइनस वी सी रो नॉट जी इज इक्वल्स टू क्यू ई। वेरिएबल के फॉर्म में सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन तुम अगर इसी इक्वेशन को लेकर करते हैं ना, वो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो क्यू मिलेगा तुमको, वी सी कॉमन, जी कॉमन बचा, डेंसिटी ऑफ द कॉपर माइनस डेंसिटी ऑफ द ऑयल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वॉल्यूम ऑफ कॉपर बॉल, वॉल्यूम कैसे मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है कॉपर बॉल का, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻², और पावर का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम। जी की वैल्यू 9.8, राइट, डेंसिटी ऑफ द कॉपर 8.6 माइनस डेंसिटी ऑफ द ऑयल 0.8, और क्योंकि ग्राम पर सीसी में है हमको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 3600 वोल्ट पर मीटर। चलो इसे सिंप्लीफाई करो। 4/3 3.14 पाई की वैल्यू, है ना, 9.8 और 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 इंटू 5 125 यानी 0.125, फिर 8.6 माइनस 8 7.6 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3, है ना। डिनोमिनेटर में आएगा 3600। एक बार चेक कर लो, 4/3 आ गया, पाई आ गया, 9.8 आ गया, 0.5 का क्यूब आ गया, 8.6 माइनस 0.8 7.6, 7.8 आता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार चेक कर लो। और 10⁻⁻6 और ये +3। अब बस अब कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, कटिंग वटिंग करने से परहेज करते हुए मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। 4 इंटू 3.14 इंटू 9.8 इंटू 0.125 इंटू 7.8, कितना आ रहा है, 120.01 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 3, 10800 इंटू 10⁻⁻3, है ना। थोड़ा और 120.01, 108, और ये 2 जीरोस को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -5। अब 120 डिवाइडेड बाय 108, 1.11 इंटू 10⁻⁻5 कुलुम्स। चाहो तो इसको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे, राइट साइड में, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 10,
यानी 11.11 10⁻⁻6 कूलम्स। ये एडिशनल है कि भाई मैंने इसको माइक्रो के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा, बाकी ये भी राइट आंसर ही है। सेम चीज थोड़ा राउंड ऑफ वाला टेक्निक भी यूज करके कर सकते हो। चलो देखते हैं, इधर राउंड ऑफ से भी आंसर सिमिलर ही आएगा। 4 3s are 12, 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 8 960, और ये 100 0.125 अपॉन ये वाला एज इट इज 10800, है ना। अब इसको मैं क्या करूं, 960 इंटू 0.125 है ना, तो उसको लेट से मैं ऐसा ले लेता हूं 0.13, तो 96 को ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 0.13 डिवाइडेड बाय 108, न्यूमरेटर में एक जीरो चला जाएगा, यानी -3 था तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब 96 और 108, तो इसको कट करना पड़ेगा सब, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमको ये तो डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा कि क्या आता है। 96 वन सा 96, 18 में से 6 गया 4, 1.0, 96 वन सा 96, 10 में से 6 गया 4, है ना, तो 1.1 ही आ रहा है। तो इसको मैं 1.1 इंटू 0.13 इंटू 10⁻⁻4, चाहो तो ये मल्टीप्लाई करो या चाहो तो इसको पॉइंट, दो जीरोस है ना, तो वो दो जीरोस को डायरेक्ट इधर डाल दो तो -6 हो जाएगा, और 13 चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 11 इंटू 13, 13 वन सा 13, 0, 13 वन सा 13, तो 3 4 1.43 इंटू 10⁻⁻6 आएगा 1.43, तो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैंने हर चीज़ को अपर साइड पे ही किया। देखो जैसे इसको 10 लिया था ना, तो मुझे इसको 7 ले लेना चाहिए था, तो इतना बड़ा गैप नहीं आता। सो हाउएवर राउंड ऑफ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो राउंडिंग ऑफ में थोड़े वेरिएशंस एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an infinite number of charges equal to q are placed along the x axis, x1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 8 and so on. Find the electric field at x equal to 0, ऐसे, और ये x equal to 0 ड्यू टू दिस सेटअप ऑफ चार्जेस। तो x इक्वल टू 1 पे है q, राइट, फिर 2 पे है q, फिर 4 पे है q, फिर 8 पे है q, राइट, डबल होते जा रहा है, 1 2 सा 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, ऐसा है। और फर्स्ट वाला और दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सेम चीज बट कंसेक्यूटिव चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है। सो ये दूसरे पार्ट के लिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। चलो पहले पहला वाला पार्ट सुलझाते हैं हम। ऐसा है, मुझे ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ढूंढनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सारे के सारे चार्ज क्यू, कोई प्लस माइनस नहीं दिया तो मैं इसको प्लस ही ले लेता हूँ, सारे प्लस एक जैसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारों की होगी इस डायरेक्शन में, है ना, राइट डायरेक्शन में। अगर प्लस ले लेता हूँ और नेगेटिव ले लेता हूँ तो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेट्स से अभी प्लस या माइनस ना लेते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखूं, स्केलर इक्वेशन, तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पहले चार्ज के लिए आएगा 1 स्क्वायर, दूसरे चार्ज के लिए आएगा 2 स्क्वायर, तीसरे चार्ज के लिए आएगा 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, सो ऑन। कैसे सुलझाओगे इसको, जीपी है ना, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इस जीपी में आ जाएगा 1/4, पिछला वाला टर्म
अपॉन पहला वाला टर्म, इसमें भी 1/16 अपॉन 1/4, तो 1/4 कॉमन रेशियो आ जाएगा। और इनफाइनाइट जीपी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a/1 माइनस आर। तो मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए भाई फिजिक्स करने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। r-1 भी लिख सकते हैं अगर r बड़ा होता तो, r 1 से छोटा है ना इसीलिए 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन फर्दर सॉल्व करें तो q की कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको वेरिएबल फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा। a फर्स्ट टर्म है 1 और 1 माइनस 1/4, सो 4 1 सा 4, 4 माइनस 1 3, तो 4/3 के क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए 3 के क्यू। चाहो तो इसको फिर आगे और सुलझा सकते हो। क्या सुलझाओगे, सुलझाने में बस इतना ही है कि k की वैल्यू रख दो तो शायद 4 कट हो जाए। k की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, तो 4 4 कट हो जाएगा तो q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मेट में भी हो सकता है आंसर, दोनों ही आंसर राइट है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेट चार्जेस, कंसेक्यूटिव चार्जेस है अपोजिट साइन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए कहा है, हमने डायरेक्शन लिखा नहीं, सो डायरेक्शन के लिए कमेंट कर देते हैं कि भाई इफ q इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज along पॉजिटिव x एक्सिस, या तो along I लिख दो। और दूसरी कंडीशन ये आएगी कि अगर सारे के सारे चार्जेस नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along नेगेटिव x एक्सिस। और डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है तो उसमें से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, मे बी आंसर में डायरेक्शन के बारे में कोई कमेंट ना हो, मे बी आंसर में डायरेक्शन के बारे में भी कमेंट हो, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ कहीं भी मैग्नीट्यूड वर्ड ऐसा यूज किया हुआ नहीं है, सो ध्यान रखो ये। अब इसमें ऑल्टरनेटिव चार्जेस आर, कंसेक्यूटिव चार्जेस है अपोजिट साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो पहला वाला मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो फिर से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए आएगा के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और क्योंकि मैंने पहला वाला चार्ज पॉजिटिव लिया है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो इसीलिए मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स पहले लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, प्लस के क्यू बाय डिस्टेंस। और नेगेटिव चार्ज बाद में लिया है ना, तो इधर नेगेटिव की साइन आएगी। 1/2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 के बाद क्या आएगा 32 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर, वही एपी वाला जीपी वाला कंसेप्ट लेगा। सो के क्यू, इधर क्या आएगा कॉमन रेशियो 16, है ना, 4 स्क्वायर है यानी 16, तो दिस अपॉन दिस यानी 1/16। इधर आएगा 256 और इधर आएगा 16, तो 16, 1/16 ही आएगा कॉमन रेशियो। पहला टर्म है 1 और 1 माइनस आर माइनस के क्यू, और इधर पहला टर्म है 1/4 और ये 1/16, तो यहाँ पर आएगा 1/4, कॉमन रेशियो आएगा 1/4।
सो 1/1 माइनस 1/4 के क्यू, राइट, 16/15 माइनस के क्यू 4/3, के क्यू कॉमन 16/15 माइनस 4/3, सो 5 आएगा एलसीएम में, 5 4 20, 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -4, तो -4 के क्यू बाय 15, सो -4 के क्यू बाय 15 आ रहा है। हाँ, इधर फर्स्ट टर्म मेरा 1/4 था ना, तो ये गलत लिखा मैंने। यहाँ पर ये दूसरे वाले में मेरा फर्स्ट टर्म है 1/4, तो देखो ऐसी सब गलती हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। सो 1/3 आएगा इधर आंसर, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करें तो के क्यू 16/15 माइनस 1/3, 5 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 5 आ जाएगा 11, इधर कॉमन रेशियो 16 है, 1/4 और 1/64, तो 1/16 ही आएगा इधर भी कॉमन रेशियो। क्यों ऐसा गलत लिख दिया है, 16 ही आने वाला है यहाँ पर भी कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म में ही डिफरेंस होने वाला है। सो 16 माइनस 1 15, क्या आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, 16 माइनस 1 15, तो 4/15, ठीक है, और 4/15, 16 माइनस 4 12, सो ये हो जाएगा के क्यू 12/15। फर्दर लिख सकते हैं इसको, 4 3 12, 5 3 15, के की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5, 4 4 कैंसल, तो क्यू बाय 5 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और डायरेक्शन क्या रहने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि प्लस चार्ज मैंने पहले लिया हुआ है ना, तो टुवर्ड्स राइट साइड, यानी आई कैप लिख देता हूं। और अगर नेगेटिव चार्ज पहले लिया रहता तो -i लिखते तुम, है ना। सो ये भी, इसका आंसर भी आ गया। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सारे न्यूमेरिकल्स एक और बार कर लो, फिर बाद में थर्ड पार्ट को अप्रोच करो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स, थर्ड पार्ट फिर फोर्थ पार्ट, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजी बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को एक बार किया, दूसरी बार कर लो, जरूरत पड़े तो तीसरी बार कर लो, सारे फॉर्मूलास लिख के ढंग से समझ लो, खास करके स्केलर वेक्टर जो सॉल्यूशन हम करते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, स्केलर फॉर्मेट में, और फिर वेक्टरिकली साइन रख देते हैं फिगर से, तो फिगर ड्रॉ करना, क्वेश्चन समझना, कंसेप्ट समझना, वो सब रिवाइज करो, फिर हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाय बाय, सी यू।